देखिए बेटा, अब जो हमें इसमें करना था सी पार्ट हमारा रहता था। ठीक है, सी पार्ट क्या था? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, क्या क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जो मैंने आपको समझाया था। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के इनफ्लो एंड आउटफ्लो वही सारे यहाँ लिखे जाने, वही सब कुछ आपको यहाँ पर लिखना है, कुछ नया नहीं लिखना। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स आपके इक्विटी भी हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स आपने इशू करे, या प्रेफरेंस शेयर्स भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकते हैं। अगर मान लीजिए इक्विटी हैं तो आप लिखेंगे इक्विटी, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, और अगर प्रेफरेंस हैं तो आप लिखेंगे इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि इशू का मतलब होता है बेचना, और जब कोई चीज़ हम सेल करते हैं तो सेल करने पर इनफ्लो होता है। इनफ्लो आप लिखेंगे पॉजिटिव फिगर। उसके बाद आप लेंगे यहाँ पर इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्या लेंगे यहाँ पर? इशू ऑफ डिबेंचर्स लेंगे यहाँ पर। यह आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स आ गया। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ इशू होती है वो सेल होती है। अब यहाँ पर आप लेंगे प्रोसीड्स। ये ऊपर नीचे हो सकता है, ज़रूरी नहीं ऐसे ही सीक्वेंस, जो मिलता जाएगा आप वो लेते जाएंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो मैंने बताया था ना आपको इनफ्लो आउटफ्लो, वही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये आपका आ गया, क्योंकि प्रोसीड्स का मतलब होता है मिलना। फिर आप लेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग से जो प्रोसीड हमें मिला है वो ये आ गया। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेंगे अदर इन्फॉर्मेशन। तो अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक यहाँ मैंने लिया था, बताया था आपको एक रिकॉर्डिंग में, इंक्रीज़ इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज़ इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज़ इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। कुछ भी गिवन हो तो हम वो ले लेंगे, कैश क्रेडिट। ठीक है, ये आ गया। ये सारे पॉजिटिव फिगर वाली मैंने यहाँ पर ली हैं। अब चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पे करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि इक्विटी शेयर्स कभी भी पे नहीं होते। हाँ, एक ऑप्शन आता है पेमेंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक क्या होते हैं ये भी समझाऊंगा। पेमेंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, शेयर्स का बायबैक, ये ब्रैकेट में आप लेंगे, ये आ गया आपका बायबैक ऑफ शेयर्स। क्लियर है बात? इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट होती है। प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट को हम कहते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स विल बी redeemed. Redeem means payment. So you will write in bracket, all payment item will be written in bracket and all receiving item will be written without bracket. अब डिबेंचर्स की भी हमें वापस करना होता है अमाउंट, तो वो भी रिडम्पशन कहलाता है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और ये देखिए, ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आपके कंपनी अकाउंट्स में होता था। पूरा टॉपिक, अच्छा खासा टॉपिक था, और कंप्लीट टॉपिक इस साल आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब देखिए, ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपने ली हैं, इसकी पेमेंट भी तो करनी होगी। बैंक से लोन लेते हो, लोन लेने के बाद उस लोन की अदायगी करनी होगी, तो वो कहलाएगा पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या कहलाएगा? पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की आपने क्या कर दी? पेमेंट कर दी। पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा। फिर आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की भी पेमेंट कर देंगे। मतलब जो ऊपर लिखा है उसी की पेमेंट मैं नीचे लिख रहा हूँ। और मैं बता दूँ, इतना सब कुछ नहीं होता क्वेश्चन में, लेकिन आता इसी में से है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आता है। पेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, पेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये लीजिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की पेमेंट भी मैंने यहाँ पर लिख दी। ये आ गया आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की पेमेंट। ठीक है, अब ये इंक्रीज़ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में लिया था, तो यहाँ डिक्रीज़ ले लीजिए, डिक्रीज़ इन
बैंक ओवरड्राफ्ट, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, ये आ गया, ये सब ब्रैकेट में आ गए। अब देखिए हम जो डिबेंचर्स और शेयर्स इशू करते हैं इस पर हम डिविडेंड वगैरह पे करते हैं, इस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो मैं देखिए यहाँ लिखता हूँ इंटरेस्ट पेड ऑन, देखिए इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे भी पे होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे भी होता है, डिबेंचर्स पे भी होता है। तो जिस पर गिवन होगा आप माइनस कर देना। मैं यहाँ लिख देता हूँ डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। फिर यहाँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ज़रूरी नहीं तीनों पर होता है, जिस पर गिवन हो ले लेना, ना गिवन हो तो ना लेना, ठीक है। इंटरेस्ट पे करा है, पे करने वाली चीज़ माइनस होगी। एक इंटरिम डिविडेंड, देखिए एक तो जब हमने यहाँ पर ये फॉर्मेट बनाया था तो इसमें हमने ये इंटरिम डिविडेंड लिया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालते टाइम, और यही अमाउंट आपका क्या होता है यहाँ पे भी होता है। क्यों होता है ये भी आपको बताया जाएगा। इंटरिम डिविडेंड पेड, वही सेम अमाउंट यहाँ पर आता है। क्लियर आ गई बात? ये बताइए, समझ में आ गई ये बात? ये आपने पे करके दिखा दिया। अब यहाँ पर क्या आता है आपका फाइनल डिविडेंड होता है एक, तो फाइनल डिविडेंड पेड क्या होते हैं ये भी सब हम सीखेंगे। फाइनल डिविडेंड पेड, ये लीजिए, ये हमने पे करके दिखा दिया। ये मैंने आपको इनफ्लो आउटफ्लो आपको जो समझाए थे वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं, कुछ नया नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है। कुछ भी यहाँ पर नया नहीं लिखा गया है, और बाकी इसमें एक आध चीज़ कोई और आएगी तो वो आपको बता दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिएगा, आप इसका टोटल करिए और आउटर में लिख दीजिए। अगर ये फिगर पॉजिटिव आ जाए, इफ़ पॉजिटिव ये फिगर, तो इसे हम बोलते हैं कैश इनफ्लो, यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से हमें इनफ्लो हुआ है। कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, क्या हुआ है? कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और अगर यही आंसर आपका नेगेटिव आ जाए ये, तो इसे मैं बोलूँगा कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का कैश यूज्ड इन हो गया, ठीक है। तो बेटा अब आप ध्यान से देखिएगा, अब क्या करना कि आपने तीनों एक्टिविटीज़ से आंसर निकाला। ये देखिए, ये आप कर रहे थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे थे, इसका जो फाइनल आंसर आया था वो ये रहा था, ये आ गया था, या तो इनफ्लो था या आउटफ्लो था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से ये आंसर आया था फाइनल, और ये फाइनल आंसर, ये जो बाद वाला कॉलम है इसमें फाइनल आंसर थे। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों फाइनल आंसर को ऐड करेंगे, A B C, ठीक है। फाइनल आंसर ये जो बाहर आ रहे हैं तीनों एक्टिविटीज़ के, अगर तीनों को ऐड करके आंसर पॉजिटिव आ जाए, ये देखिए अगर तीनों को ऐड करके आंसर पॉजिटिव आए तो इसे हम बोलते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या बोलते हैं? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये आ गया। अगर ये फिगर पॉजिटिव आती है, ये लीजिए इफ़ पॉजिटिव, अगर ये फिगर पॉजिटिव आ गई, ठीक है, और अगर यही फिगर नेगेटिव आ जाए, इफ़ नेगेटिव, ठीक है, तो इसे मैं नेट डिक्रीज कर दूंगा, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये आ गया। कोई एक लिखा जाएगा। यह आने के बाद बेटा इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या ऐड करते हैं? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हम ऐड करते हैं। ये लीजिए, इस अमाउंट में जब ये ऐड कर देंगे तो ये जो आपका आंसर निकल कर आएगा ये कहलाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्लोजिंग कैश एंड
कैश इक्विवेलेंट्स, ये आपका आंसर आ गया। और ये जो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आएगा ये आपके बिल्कुल उसके बराबर आ जाएगा ओपनिंग के। इन दोनों का जो आंसर आएगा ये आपको बुक में मिल जाएगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, ये था आपका फॉर्मेट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। मैंने अभी फॉर्मेट समझाया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग आएगी, ये जो फॉर्मेट आपने समझा है इसमें ये इंटरिम, प्रपोज, रिडम्पशन, डेप्रिसिएशन, लॉसेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये सब क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, क्यों ऐड करा, क्यों लेस करा। अब हमारी मेन क्लास शुरू होगी जिसमें मैं ये फॉर्मेट की सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया है जो आपके सामने भी है, अगर आप देखें यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ देखें, अगर आप यहाँ पर देखें ये फॉर्मेट था, ठीक है, ये रहा फॉर्मेट। दूसरा पेज मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, ये पहला पेज है फॉर्मेट का, ठीक है, और ये दूसरा पेज है। आप एक काम करना, बी पार्ट कंप्लीट होने के बाद उसके नीचे से ये शुरू करना सी पार्ट, ये रहा। जब ये पूरा फिनिश हो जाए उसके बाद आपको ये कैलकुलेशंस करनी है नेट प्रॉफिट से लेकर। क्लियर हो गई बात ये? तो ये दूसरा पेज था। तीसरा पेज आपका ये आ गया, ठीक है, ये तीसरा पेज आ गया आपका। तो ये तीनों पेज जो हैं आपके फॉर्मेट के हैं जो आपको करने हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये फॉर्मेट अपने रजिस्टर में बना लीजिए। अब जो शुरू होगा वो मेन शुरू होगा कि किस तरीके से हम प्रॉफिट निकालते हैं और किस तरीके से बाकी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो सब करते हैं हम, ठीक है। तो ये फॉर्मेट था, अब इस फॉर्मेट को समझाने का काम शुरू होगा।